अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम स्ट्रेटजी क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी क्रिएशन है। और मैंने जो पिछला सेशन था उसके अंदर बताया था कि एक एजेंसी जो पैसा बनाती है और जो खुद को ग्रो करती है वो स्ट्रेटजी की बेसिस के ऊपर ग्रो होती है। कोई भी एजेंसी, आप फेसबुक एड्स के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर जितने अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से अगर आपके पास स्ट्रेटेजी क्रिएशन का ये स्किल मौजूद नहीं है। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपको मिलेंगी, उसके अंदर से बहुत चंद एक ऐसी एजेंसीज होती हैं कि जिनके पास ये स्किल मौजूद होता है। और ये जो चीजें अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये आपको और कहीं इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा, तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। हो सकता है ये सेशन बोरिंग सेशन लगे आपको क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ मतलब स्लाइड्स के ऊपर ज्यादा चीजें डाल नहीं पाता। ज्यादातर मैं जो नॉलेज है वो डिलीवर कर रहा होता हूँ ऑडियो की सूरत के अंदर, मेरी शक्ल भी सामने नहीं आ रही होती। तो हो सकता है आप लोग को उसके अंदर थोड़ी परेशानी होती हो, लेकिन इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा सेशन को। ये बिल्कुल आप समझें कोर बेसिक्स ही है, ठीक है। ये एक तरीके से बेस है अगर आपने काम करना है एजेंसी लेवल के ऊपर जाकर, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल किसी के लिए फेसबुक ऐड चलाने, गूगल ऐड चलाने, तो वो तो आप वैसे ही चला सकते हैं। अभी आगे मैं मार्केटिंग के ऊपर जब आऊंगा तो वो तो आपको वैसे ही क्लाइंट मिल जाएंगे छोटे छोटे। ये अभी जो मेरा मकसद है इस सेशन के अंदर वो ये है कि आपको बड़े क्लाइंट्स चाहिए, बड़े क्लाइंट आपके पास होंगे तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, क्योंकि अच्छी टीम पैसे ज्यादा चार्ज करती है। अच्छी टीम बनेगी तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होगी। प्रोजेक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो क्लाइंट रिटेन करेगा आपके पास, ठीक है। और जब एक क्लाइंट रिटेन करता है तो उसके साथ 10 क्लाइंट फिर आपको और मिलना शुरू हो जाते हैं। और एजेंसी का मतलब सिर्फ ऐड चला के देना नहीं है लोगों को, एजेंसी का मतलब ही यही है कि आपने स्केल करनी है अपनी एजेंसी को। और एजेंसी बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर स्केल हो जाती है। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं कि जो आपको 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने के दे रहा होता है, एक क्लाइंट आपको दे रहा होता है। तो इस सेशन के अंदर मेरा मकसद ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने अपनी अप्रोच ये रखनी है कि आपने छोटे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना। अगर आप छोटे क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो बजट बहुत छोटा होगा। बजट छोटा होगा तो आपकी टीम छोटी होगी। टीम छोटी से मुराद ये है कि टीम आप भले ज्यादा लोग भी हायर कर लें लेकिन आपको क्वालिटी लोग चाहिए, क्योंकि क्वालिटी लोग होंगे आपकी टीम के अंदर तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्रिएशन, इसी चीज के ऊपर एक एजेंसी पैसा बना के खुद को ग्रो करती है। अगर स्ट्रेटेजी क्रिएशन आप ठीक से नहीं आपको पता तो आप फिर एजेंसी लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप हाँ ऐड चला सकते हैं छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए, कुछ पैसा अपना महीने का बना सकते हैं, लेकिन एजेंसी लेवल पे नहीं जा सकते। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो जो एजेंसीज हैं वो बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं जो अच्छी एजेंसीज हैं, क्योंकि अच्छी एजेंसीज ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो जाता है और उसकी नज़र के अंदर आप एक अच्छी एजेंसी बन जाते हैं तो वो फिर आप क्लाइंट की मजबूरी बन जाते हैं। फिर आपकी मजबूरी क्लाइंट नहीं होता, फिर आपको ये खौफ नहीं होता कि क्लाइंट आपको छोड़ के आपके कंपटीशन के पास चला जाएगा। वो फिर आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। जब तक उसका कारोबार चल रहा है और वो आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस सेशन के अंदर हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो स्ट्रेटेजी क्रिएशन सीख लेंगे और स्ट्रेटेजी क्रिएशन के साथ पैरेलल के अंदर जो अभी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ इसी से आपकी सेल्स आएंगी। देखें, जो उससे पहले सेशन हुए उसके अंदर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि सेल्स के अंदर और मार्केटिंग के अंदर एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो एजेंसी की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है वो हम आगे देखेंगे। सेल्स को हम यहाँ पे कवर कर देते हैं स्ट्रेटेजी क्रिएशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी क्रिएशन का ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर आप नेस्ले के सामने बैठकर भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो वो आपको आपका क्लाइंट बन सकता है, ठीक है। हालांकि अभी आप बहुत छोटे हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं ये कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपको बड़े क्लाइंट मिलेंगे, छोटे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें अपने क्लाइंट से 3 लाख रुपए महीना लेना, 5 लाख रुपए महीना लेना, वो लेगा, वो देगा आपको अगर वो बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने बड़े क्लाइंट ढूंढने। अच्छा, सबसे पहली चीज जो एजेंसी का जो सबसे पहला काम होता है जब उसके पास एक क्लाइंट उसके पास आता है, अच्छा जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी हम सेल्स भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, तो अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि क्लाइंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। क्लाइंट आएगा आपके पास मार्केटिंग के थ्रू।
जब क्लाइंट आपके पास मार्केटिंग के थ्रू आ जाएगा, फिर वहां पर सेल्स का काम स्टार्ट होगा। तो अभी आप कंसिडर करें कि हमने मार्केटिंग सीख ली है, क्लाइंट आपके पास आ गए, अब यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटेजी क्रिएशन है उसी के अंदर आपकी सेल्स भी आएंगी। ठीक है? अब सबसे पहली चीज जो एक एजेंसी का काम होता है अपने क्लाइंट के लिए करके देना, वो होता है आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करना। एक होती है जेन्युइन यूएसपी। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक जूते वाला मेरे पास आया, उसकी बहुत बड़ा जो है वर्कशॉप है उसकी, और वो मेरी एजेंसी के पास आया है। अब वो मुझसे डिस्कस कर रहा है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो एक यूएसपी वो मुझे बताएगा कि हमजा भाई ये एक मेरी यूएसपी है मेरी प्रोडक्ट के अंदर कि हम लेदर, फॉर एग्जांपल इटालियन लेदर हम इस्तेमाल करते हैं इंपोर्टेड, ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये यूएसपी उसने मुझे बताई है। अब एक यूएसपी मुझे बतानी है उसको, अगर मैंने उसको ठीक यूएसपी बता दी, ठीक है, तो वो मेरे इस पहले पॉइंट के ऊपर ही इंगेज हो जाएगा। अभी आगे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं कि जहां पर हम उसको इंगेज करेंगे, और एंगेजमेंट के साथ ये हमारी सेल्स हो रही है, और सेल्स के साथ हम उसको एक स्ट्रेटजी भी बना के दे रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं। तो अब उसने आपको अपनी एक जेन्युइन यूएसपी बता दी कि हमजा भाई मेरे पास जो हम लेदर इस्तेमाल करते हैं वो इटालियन लेदर यूज करते हैं। अब मैं एज एन एजेंसी, मेरा ये काम है, मैं उसको एक आर्टिफिशियल यूएसपी दूंगा। ठीक है, वो क्या आर्टिफिशियल यूएसपी हो सकती है कि शूज का काम है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट, आप शूज बेच रहे हैं। अब शूज बेचने के अंदर कुछ मसले मसाइल आते हैं। सबसे पहला मसला क्या आता है? साइज का मसला आता है। दूसरा क्या मसला आता है? अगर मैं पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट की बात करूं तो फ्रॉड का मसला आता है कि ऑर्डर कुछ किया था, भेज आपने कुछ दिया उसको। तो अब यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल If you're wrong, I'm pretty sure it's fun. You change your life, now you won't be lost. If you dive so deep into my heart. तो हम अब ये एक स्ट्रेटेजी कैसी बनाएंगे कि इसके अंदर हम फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी देंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि ये जो आप शू हमसे अगर ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर आपको हम पहले जूता दिखाएंगे, साइज चेक कराएंगे, क्वालिटी चेक कराएंगे, उसके बाद आपसे पैसे लेंगे। ये एक आर्टिफिशियल यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जिसको हमने ओरिजिनली फॉलो नहीं करना। हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन हम पोर्ट्रेट इसी तरीके से करेंगे अपनी प्रोडक्ट को। अब होगा क्या कि आपने इस आर्टिफिशियल यूएसपी को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हुए। अब आपका ऐड को देखेगा, बोलेगा यार और भी इतने सारे जूते वाले हैं, और ये एक जूते वाला है कि जो साइज भी चेक करा रहा है, ये हमें पहले क्वालिटी भी चेक करा रहा है, ये हमसे कह रहा है कि आप पहले क्वालिटी देखें, साइज चेक करें, सेटिस्फाइड हो तो फिर आप हमें पे करें, वरना हमारा राइडर जूता लेके वापसी चला जाएगा, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। अब ये एक आर्टिफिशियल यूएसपी बन गई। अब ये आर्टिफिशियल यूएसपी इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी कि अच्छा, अब ये आर्टिफिशियल यूएसपी तो हमने इसको फॉलो भी नहीं करना। अगर हम इसको फॉलो करते हैं इसको, तो हमारे पास रिटर्न्स बहुत ज्यादा आएंगे। ऑर्डर तो ज्यादा आएंगे, लेकिन लोग रिटर्न बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, साइजेस के मसले आएंगे लोगों को, कोई बोलेगा नहीं यार क्वालिटी समझ में नहीं है, एक्स वाई जी, बहुत सारे रिटर्न आ सकते हैं जो कि हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर लॉस का वाइज बन सकते हैं। हमारा प्रॉफिट खाएगा ये चीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट भी ना करें और इसको इम्प्लीमेंट कर भी दें। अब हम ये अपना एक ऐड हमने डिजाइन किया फॉर एग्जांपल, और उस ऐड को डिजाइन करने के बाद हमने ऐड को मार्केट करना शुरू किया। अब हम लोग हैं लाहौर के अंदर, ठीक है, हम अपना ऐड दिखाएंगे कराची वालों को। कराची वालों को जब हम अपना ऐड दिखाएंगे तो कराची वाला ये देखेगा कि यार ये कंपनी है जो साइज भी चेक करा रही है, क्वालिटी भी चेक करा रही है, उसके बाद पैसे ले रही है। इट मीन्स के ये लेजिट कंपनी है, दो नंबर लोग नहीं है। यहाँ पर हमने उनका ट्रस्ट जीत लिया। अब जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करता है, अब वो दिल खोल के ऑर्डर करेगा, अब उससे कोई टेंशन नहीं, ना उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, ना उसको साइज का कोई मसला आ सकता है। तो अब जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करता है, तो वेबसाइट पे ऑर्डर करने के बाद हम उसको कॉल करेंगे, और उसको कॉल करने के बाद हम उससे कहेंगे कि सर ये जो पॉलिसी थी कि आप पहले देखें, साइज चेक करें, क्वालिटी चेक करें, ये सिर्फ लाहौर जो लाहौर के कस्टमर्स हैं उनके लिए थी, क्योंकि हम लाहौर के अंदर पर्सनल राइडर्स के थ्रू काम करते हैं। आपका ताल्लुक कराची से है, तो हम कराची के अंदर ये सर्विस आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम टीसीएस के थ्रू आपको डिलीवर करेंगे, और टीसीएस
का काम ये है कि वो आपको पार्सल ओपन करने नहीं देगा, ठीक है? तो सर आप बताएं हम आपको भेजें या ना भेजें जूता? अब कस्टमर का ट्रस्ट आप पहले ही जीत चुके हैं। अब कस्टमर का ट्रस्ट जब आप पहले ही जीत चुके हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको ऑर्डर कैंसिल करेगा। वो आपको 95% केसेस के अंदर यही कहेगा कि यार आप भेज दे, कोई मसला नहीं। अगर कोई मसला आया साइज के अंदर तो आप रिटर्न कर लेंगे ना, तो आपने सिंपली ये बोलना है हाँ सर हम बिल्कुल रिटर्न कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपने इम्प्लीमेंट की कि जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट हो गई, ठीक है? अब अगर ये चीज आप अपने क्लाइंट के सामने रखते हैं तो वो सुन के पहले ही चौंक जाएगा कि यार ये बंदा अपना इतना दिमाग चला रहा है मेरे ब्रांड के लिए, तो ये कुछ ना कुछ कर जाएगा मेरे साथ, ये मुझे फायदा दे जाएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आप अपने क्लाइंट को कायल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल्स भी समझी कि क्लाइंट को कायल कैसे करना है, और हमने एक आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएशन भी सीख लिया कि हमने यूएसपी किस तरीके से क्रिएट करनी है आर्टिफिशियली, ठीक है? अब ऐसे ही जब आप एजेंसी लेवल के ऊपर काम कर रहे होते तो आपके सामने एक प्रोडक्ट आई, आपके फॉर एग्जांपल एक जूते वाला आपके सामने आ गया, आपने उसके साथ काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है? आप जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको आप समझ गए, तो अब आप एक नीश मार्केट को पकड़ सकते हैं कि यार मैं जितने ये जूते वाले मैं उनके साथ काम करूंगा। अब आपके पास एक जूते वाला आ गया, ठीक है? उसके रिजल्ट्स आपके पास आ गए। अब आप किसी दूसरे जूते वाले के पास जाएंगे, सर ये देखें ये एक ब्रांड है जूते का जिसके लिए हमने काम किया, हम आपके ब्रांड के लिए भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ऑर्डर मिले। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर मकसद ये है कि हमने एक आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करनी है क्लाइंट के लिए उसकी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट कंपटीशन एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने चार चीजों के अंदर कंपटीशन का और क्लाइंट का एनालिसिस करना है। सबसे पहले क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है ये आइडेंटिफाई करना है आपने, ठीक है? ये अच्छा, मैं साथ क्लाइंट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर पैरेलल में आपको लेके चल रहा हूँ मैं कि इस तरीके से आप सेल्स भी अपनी क्लोज करेंगे और इसी तरीके से आप एक ब्रांड की स्ट्रेटेजी भी बना लेंगे। जैसा भी हमने एक आर्टिफिशियल यूएसपी बनाई कि इस यूएसपी से आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ गया कंपटीशन एनालिसिस कि आपने कंपटीशन का एनालिसिस कैसे करना है। पहले आप जो क्लाइंट है उसका एनालिसिस करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके बाद जो कंपटीशन है वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसको अभी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, और कंपटीशन से थ्रेट क्या है, ठीक है? पहले तो हमने अपनी वीकनेस जान ली, हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो जान ली, उसके बाद अब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या बैठी हुई है आपके लिए। आपने जब कंपटीशन का आप एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ यार ये ए जो है ऐसे काम कर रहा है, बी ऐसे काम कर रहा है, सी ऐसे काम कर रहा है, डी ऐसे काम कर रहा है, अब ये चार पांच जो मेरे कॉम्पिटिशन हैं ये कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर लैग कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक मिस्टेक कर रहे हैं कि जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जब स्ट्रेटेजी बना रहे होते किसी एक प्रोडक्ट की अपने क्लाइंट के लिए, तो आपने जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है उसको आपने चेक करना है कि आप क्लाइंट को क्या अपॉर्चुनिटी निकाल के दे सकते हैं। अब आपने क्लाइंट को आर्टिफिशियल यूएसपी निकाल के दे दी, आपने क्लाइंट को चले आपकी क्लाइंट ने आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस खुद बता दी, मार्केट से अपॉर्चुनिटी आपने निकाल के दे दी कि सर मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है कि जिसके अंदर आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स आपकी ये नहीं कर रहे जो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन से थ्रेट गया है आपको, ठीक है? या आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंपटीशन एनालिसिस जो है ये एक मेन पार्ट होता है जो एजेंसी करके दे रही होती है क्लाइंट को। तो ये दो चीजें एक ऐसी चीजें हैं कि जब इस तरीके से आप क्लाइंट से बात करते हैं तो वो वहीं सेटिस्फाइड हो जाता है, वो बोलता है भाई मुझे इसी बंदे के साथ काम करना है, ये मुझसे जितने पैसे मांगे मैं उसको दूंगा, काम मैं इसी को दूंगा, ठीक हो गया? तो ये आपकी हो गई सेकंड पॉइंट कि जहां पर आप कंपटीशन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट के अंदर, और क्या थ्रेट्स हैं आपको अपने कॉम्पिटिटर से। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी एक प्रोडक्ट जो आप 5,000 की बेच रहे हैं वो आपका कॉम्पिटिटर 2,500 की बेच रहा है, 3,000 की बेच रहा है, तो ये एक थ्रेट है
आपको कि यार उसकी कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रैटेजी क्रिएशन के अंदर, जब एक एजेंसी करके दे रही होती है अपनी क्लाइंट को। तीसरी चीज़ आती है ब्रांड पोजिशनिंग। अब आपका क्लाइंट जब आपके पास आया है तो वो आपके पास एक प्रोडक्ट लेकर आता है और अपने कुछ मसले लेकर आता है कि यार ये एक मेरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये मसले हैं, आप मुझे मतलब फॉर एग्जांपल उसको लीड्स का मसला है, उसको लीड मिलनी है लेकिन क्वालिटी लीड नहीं मिलनी। वो बोल रहा है यार आपसे पहले जो बंदा काम कर रहा था जिसके साथ में, वो लीड्स तो मुझे बहुत लाके दे रहा था, लेकिन वो लीड्स क्वालिटी लीड्स नहीं थी। मैं जब कॉल करता था बोलता था भाई आप कौन, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात है ब्रांड पोजिशनिंग की। अब वो अपने मसले आपके पास लेकर आया और अपनी एक प्रोडक्ट आपके पास लेकर आया। अब आपका काम है, एक एजेंसी का काम ये है कि उस प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को मार्केट में किधर पोजीशन करना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप होंडा सिविक की एग्जांपल लें। होंडा सिविक के ऊपर आपने बहुत दफा मीम सुने होंगे, सिविक वाला लौंडा। ये सिविक वाला लौंडा क्या है? ये ब्रांड पोजिशनिंग है। सिविक ने होंडा ने सिविक को इस तरीके से पोजीशन किया है कि यार वो एक प्रीमियम कार है, वो कार करोला से बेहतर है। वो कार अगर आप रखेंगे तो आपसे बच्चियां पड़ जाएंगी। सॉरी मैं ऐसी आपसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ कि जो सिविक वाला लौंडा है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ब्रांड पोजिशनिंग है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यार सिविक वाला लौंडा है तो उसको रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे, उसके इर्द गिर्द लड़कियां घूम रही होंगी, ठीक है? मतलब एक ब्रांड को उन्होंने, सिविक को उस जगह पोजीशन किया जाके कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं करोला और सिविक का, तो हो सकता है करोला बेहतर हो, लेकिन जब आप सिविक बाय करते हैं तो आप चौड़े होके घूमते हैं कि यार मेरे पास सिविक है। समझ में बात? तो आपने प्रोडक्ट के हिसाब से ब्रांड को किधर पोजीशन करना है, ये काम होता है एजेंसी का, जो कि आप क्लाइंट को करके देते हैं, ठीक है? आप उससे डिस्कस करते हैं कि सर आपकी ये प्रोडक्ट है, ये आपकी प्राइसिंग है, ये आपकी टारगेटेड मार्केट है, तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से, हम अगर इसको मार्केट में पोजीशन करते हैं तो इससे ये फायदे होंगे, ठीक है? अगर इस तरीके से नहीं करते तो ये नुकसान होंगे। अब ये वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये काम आपने करना है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है? जब आप उसको एक स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर आप उसको एक और स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं ऑफलाइन प्रेजेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा यार मेरा काम नया है और जो मेरा, फॉर एग्जांपल हम जूते वाले की एग्जांपल ले लेते हैं। यार मेरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी और मुझे ऑनलाइन काम करना है। अब यहाँ पर आपने उसको, आप ये एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं कि यार हम आपके लिए ऑफलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने की एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। वो कैसे सिस्टम क्रिएट होगा? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लोगों को भरोसा ऑनलाइन के ऊपर कम होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड ज्यादा होता है। तो अब कम पैसे खर्च करके आप ऑफलाइन प्रेजेंस कैसे लें? मतलब ऐसा कैसे हो कि मेरे क्लाइंट जो मेरे पास आया है, मैं ऐसा क्या करूं कि उस क्लाइंट के पास अभी कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, ऑफलाइन प्रेजेंस कोई नहीं है, लेकिन मैं उसको 10 स्टोर्स के अंदर ऑफलाइन प्रेजेंस दिलवा दूं। कैसे हो सकता है ये? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें कराची की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं कि जहाँ पर ब्रांड्स भी मौजूद हैं और जहाँ पर ऐसी शॉप्स भी हैं कि जो ब्रांड नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लकी वन मॉल का लें तो वहाँ पर सिर्फ ब्रांड्स हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको आम दुकानें नहीं मिलेंगी। अगर आप डॉल्फिन मॉल की एग्जाम्पल लें तारिक रोड वाले, तो वहाँ पर आपको ब्रांड्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको आम दुकानें भी मिलेंगी। और बहुत सारे मॉल्स हैं छोटे छोटे, मिलेनियम मॉल है जौहर के अंदर, तो वहां पर भी आपको ब्रांड भी मिलेंगे, वहां पर आपको आम दुकानें भी मिलेंगी। तो अब आप अगर किसी एक दुकान के पास जाकर उससे ये बात करते हैं कि यार आप अपनी दुकान के अंदर हमें आपकी दुकान के ऊपर जो आपके लिहाज से सबसे डेड स्टॉक है, जो कि बिकता नहीं है, अगर वो आप हमें दे दें उसकी पिक्चर्स, तो हम वो आपका स्टॉक बिकवा सकते हैं। हम मार्केटिंग के थ्रू फ्री के अंदर आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर्स भेजेंगे। वो बोलेगा ठीक है। अब आपने उससे उसका जो डेड स्टॉक था, जो फंसा हुआ है, जो बिक नहीं रहा, उसकी लालच दी आपने उसको कि भाई हम आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर्स भेजेंगे, आप हमें एक एक आइटम दे दें, हम उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं, फोटोग्राफी करा लेते हैं और फिर हम आपके स्टोर के ऊपर
हम ट्रैफिक भेजेंगे फॉर फ्री। उसके अंदर आप हमें जो भी हो कुछ थोड़ा बहुत कमीशन दे दीजिएगा, 5% 10% इस तरीके से करके कि रियल लगे चीज़। अब होगा क्या, वो फौरन राजी हो जाएगा, क्योंकि डेड स्टॉक जो होता है वो हलक में आया हुआ होता है इन लोगों के, उससे बड़ा परेशान होते हैं, वो चाहते ही ये निकले। तो वो फौरन राजी होगा इस चीज़ के ऊपर कि हाँ यार ठीक है, ये मेरा स्टॉक है, बिल्कुल नहीं बिक रहा, ये माल पड़ा हुआ है, जगह घेर रहा है, इसकी आप फोटोग्राफी करा के ठीक है आप इसको बिकवाएं, इसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत कमीशन होगा वो हम आपको देंगे। तो अब इसके ऊपर आपने उसके डेड स्टॉक की पिक्चर तो ले ली, अब वो पिक्चर आप अपने स्टोर के ऊपर चाहे तो कहीं साइड पे लगा दें, लेकिन अब आपके पास आपको एक रास्ता मिल गया कि आप उसकी दुकान का जो एड्रेस है वो अपने स्टोर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्टोर के ऊपर जब कोई लोकेशंस के ऊपर जाता है तो आप अब उसकी उस मॉल के अंदर, जिस मॉल के अंदर वो 1 लाख 2 लाख रुपए किराया दे रहा है, जिस मॉल का नाम भी मौजूद है, जिस मॉल को सब जानते भी हैं, उस मॉल के अंदर वो अ, आपको फ्री के अंदर एक जगह मिल गई कि जो आप अपने ब्रांड के जो स्टोर लोकेशन है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप 4-5 मॉल्स के अंदर जाकर अगर एक एक दुकान वाले से बात कर लें और उससे इजाज़त ले लें कि यार ये हमारा ये आपका जो स्टॉक था डेड स्टॉक था, इसकी हमने पिक्चर्स ले ली, अब आपके पास हम कस्टमर भेज के इसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आपने अब उसकी उस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करना, बस आपको एक इजाज़त चाहिए कि आप उसकी दुकान का स्टोर अपने स्टोर के ऊपर लगा सकें। अब कोई बेचना आपने ऑनलाइन ही है, ठीक है, फिजिकल आपने बेचना नहीं है, बस आपको स्टोर लोकेशन चाहिए जो आपको फ्री में मिल गई। अब जब कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जब वो आपके स्टोर को देखता है और स्टोर के ऊपर उसको ये ऑप्शन नजर आता है कि स्टोर लोकेटर का एक ऑप्शन नजर आता है, जब वो उसके ऊपर जाता है उसको 4 मॉल्स के अंदर जो नामी गिरामी मॉल्स हैं उसके अंदर आपको उसकी जो आपकी शॉप है वो मॉल्स के अंदर उसको नजर आती है, तो बस ट्रस्ट यहाँ पे बन गया। अब वो आपसे बाय करके जाएगा, उसे पता है कि आप तुच्छ नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप किसी ब्रांड के लिए बना के उनको देते हैं। अगर वो छोटा ब्रांड है तो आप ये स्ट्रेटेजी उनके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना ऊपर जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई वो आप ये बड़े ब्रांड के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ऑडियंस रिसर्च है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप एजुकेट करेंगे क्लाइंट को कि यार ये ऑडियंस आपकी जो सही टारगेटेड ऑडियंस है वो पाई कहाँ जाती है, क्या वो टिकटॉक के ऊपर तो नहीं पाई जाती, क्या आपके जो ब्रांड है वो भी ऐसा ब्रांड, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिससे ज्यादा सेल्स टिकटॉक के ऊपर आनी हो, ठीक है, या जिससे ज्यादा सेल्स फेसबुक के ऊपर आनी हो या गूगल एड्स के ऊपर आनी हो। तो सही डोमेन आपने पता करना जरूरी है कि जो सही ऑडियंस है वो किस चैनल के ऊपर मौजूद है और आपके प्रोडक्ट का जो ज्यादा मैक्सिमम बजट है वो किस चैनल के ऊपर लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रांड क्रिएटिव। इसको हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो ये ब्रांड क्रिएटिव है वो आपने किस तरीके से डिजाइन करके अपने क्लाइंट के सामने उसको बताना है कि भाई इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये आपको ये फायदा देगा, इसके अंदर ये चेंजेस करेंगे तो आपको ये नुकसान देगा। ये हम जो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर कैनवा वाले के, जहाँ पर हम कैनवा को डिटेल के अंदर देखेंगे कि कैनवा से बिना किसी स्किल के आप एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इवन आप उसकी फाइवर के ऊपर गिग भी बना सकते हैं और फाइवर के ऊपर गिग बनाने के बाद उसके ऊपर ऑर्डर्स किस तरीके से लेने वो भी मैं जो अगले उसके अंदर आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आप एक एजेंसी के ऊपर काम कर रहे होते तो आपने फाइवर के ऊपर भी अपनी गिग्स जब बनानी होती है, आपने एक टीम बनानी होती है स्टार्ट के अंदर, तो आउटसोर्सिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें जो भी हम आगे के सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन था ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्रिएशन का कि आपकी स्ट्रेटेजी क्रिएशन कैसी है। जितनी सॉलिड स्ट्रेटेजी क्रिएशन होगी भाई, ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड के ऊपर क्लाइंट आपका हो जाता है, वो आपके हाथ में पैसे रख देता है। ये 4-5 पॉइंट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो वो आपके हाथ में पैसे रख देता है। और यकीन माने कि ये जो चीजें ये और एजेंसीज नहीं कर रही होती, ये बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं कि जिनको ये चीजें पता है, जो जानती हैं कि किस तरीके से सेल्स लेकर आनी, वरना ज्यादातर एजेंसीज जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं। मैं पर्सनली ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को जानता हूँ कि जिनकी टीम बहुत चीप है, जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत चीप है, जिनका काम की जो क्वालिटी है वो बहुत चीप है अल्टीमेटली, ठीक है। तो सारी चीजें सस्ते पे चल रही हैं,
किस वजह से कि हर क्लाइंट उनको घेरना है। अगर कोई छोटे से छोटा क्लाइंट भी आ गया तो उनको चाहिए वो क्लाइंट, क्योंकि अगर उनको अपनी एजेंसी जिंदा रखनी है तो उनको क्लाइंट चाहिए, ठीक है। लेकिन वो इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि जिससे क्लाइंट बनता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि जब आप क्लाइंट से बैठ के डिस्कस करते हैं तो जब आपकी मीटिंग एंड हो रही होती है तो क्लाइंट बन जाता है आपके लिए, वो आपको पैसे दे के उठता है फिर, ठीक है। तो ये पार्ट था स्ट्रेटेजी क्रिएशन का। इसके अंदर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं 5-5 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे यहाँ पर ये थी कोशिश कि इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट रख के जो मेन चीज है वो आप लोगों को बता दूं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्रांड स्ट्रेटेजी क्रिएशन होती कैसी है, और इसी की बेसिस के ऊपर एक एजेंसी क्लाइंट पकड़ती है, और इसी की बेसिस के ऊपर एक एजेंसी ग्रो होती है। तो अगला सेशन अब हमारा होगा कैनवा के ऊपर, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांड क्रिएटिव को, कि आपकी क्रिएटिव डिजाइनिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह।